हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उनके कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन तो आपने 10 से पहले भी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार और देखते हैं। स्पेसिफिक हीट बोलो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो, एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शॉर्ट में बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। अब सुनिए, किसी भी बॉडी के यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 केजी, किसी भी बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिटी से बढ़ाने में जो हीट लगेगी उसे बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिटी से बढ़ाना मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन, ऐसा फ़ारेनहाइट कम ही दिखता है, सेल्सियस केल्विन ज्यादा दिखते हैं। तो डेफिनेशन लिख रखा है मैंने कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी। मान ले कि एक बॉडी है आपके पास, कोई सी भी बॉडी ले लो, m मास की बॉडी है, इसको हीट सप्लाई करी हमने बॉडी को dq हीट सप्लाई करी, जिसकी वजह से इसका राइज इन टेम्परेचर हो गया dt। सपोज dq अमाउंट ऑफ हीट raises the temperature of mass m of any body by dt। m मास की कोई सी भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर dt बढ़ गया अगर आपने उसको हीट dq सप्लाई करी तो अब आइए स्पेसिफिक डेफिनेशन से अगर निकालना चाहूं तो लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसे यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एस से अपन। ध्यान दीजिए, dq हीट लगी आपको m मास का टेम्परेचर बढ़ाने में। स्पेसिफिक डिफाइंड किसके लिए? यूनिट मास के लिए। तो m मास के लिए अगर dq हीट लगी आपको, तो यूनिट मास के लिए कितनी हीट लगती? dq अपॉन m। और इतने dq हीट से टेम्परेचर राइज कितना हुआ? dt। तो dq हीट ने अगर dt राइज किया टेम्परेचर में, तो यूनिट राइज इन टेम्परेचर के लिए कितनी हीट चाहिए? सिंपल एल्जेब्रिक मेथड ही है। अगर dt राइज के लिए dq हीट चाहिए, तो यूनिट राइज के लिए dq अपॉन dt अपॉन dt। ये तो इतनी हीट चाहिए यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू ms dt। क्लियर है पॉइंट? ये इंटीग्रेट कर दें अगर दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ गया dq, इधर आ गया इंटीग्रेशन ms dt। dq का इंटीग्रेशन तो आ गया डेल्टा q, मतलब जो हीट एडिशनल आप प्रोवाइड करेंगे, इज इक्वल टू आ गया ms इंटीग्रेशन ms dt। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक जो बहुत कॉमन है, स्पेसिफिक हीट। हालांकि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड, लेकिन लार्ज रेंज इन टेम्परेचर तक उसमें वेरिएशन इतना स्मॉल होता है कि अमूमन क्वेश्चंस में मान के चल लेते हैं अपन कि फेज चेंज होने तक स्पेसिफिक हीट वही है। जैसे वाटर की हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में। फिलहाल सुनो, वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में 1 कैलोरी चाहिए। तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस जब तक कि फेज चेंज नहीं होता, हम मान के चलते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 60 हो, चाहे 100 हो, हर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी है। तो सच्चाई ये है कि स्पेसिफिक हीट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वेरिएशन इतना स्मॉल होता है तो उसे मान के चल सकते हैं अपन कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है ना। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जहां पे स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको दिखा दे, तो इसलिए एस जो है अगर कांस्टेंट रहा,
दो पॉसिबिलिटीज, एस अगर कांस्टेंट रहा या फिर एस मतलब स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट रहा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ऐसे केस में आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटीग्रेशन डी टी। देखो एस कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। और अगर सवाल में वो बोल रहे कि भैया स्पेसिफिक हीट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो बाहर नहीं निकाल सकते। अगर स्पेसिफिक हीट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, मास एम को निकाल सकते हो, वो तो मास है ना, वो तो कांस्टेंट है। और ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ध्यान दीजिए, तो अगर स्पेसिफिक हीट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जैसे बोले एस इज इक्वल टू बोले अल्फा टी, फॉर एग्जांपल अल्फा कोई कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो अगर स्पेसिफिक हीट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तब तो इंटीग्रेशन के जरिए आप हीट निकालोगे, कितना हीट लगेगा। और अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो एम एस डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला तो आपने बहुत बार देखा है, पहले 11th में आने से पहले ही पढ़ा होगा आपने ये। तो ये दो है रिजल्ट्स अपने पास स्पेसिफिक हीट के। अब इसकी यूनिट की बात करता हूं और काफी चर्चा और करनी है हमें, तो पहले आप इसकी यूनिट की बात करते हैं। जल्दी से पहले आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। चलिए बात को बढ़ाते हैं अपन आगे, फिर हम यूनिट की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं वो है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये कॉमनली ये दोनों यूनिट्स दो इस्तेमाल में आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में नजर आएंगे। तो कैलोरी, जाहिर है कि कैलोरी और जूल ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स हैं, है ना। तो पहले कैलोरी का डेफिनेशन देख लो। कैलोरी डिफाइन कैसे किया गया? 1 कैलोरी। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे अपन डेफिनेशन। जे के पेपर्स में सारे क्वेश्चन आसान ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं आएंगे, आसान भी आएंगे। तो आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में चीजें जो बता रहा हूं। 1 कैलोरी, कैलोरी को जब पहली बार डिफाइन किया गया तो बोला ये गया कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगती है 1 एटीएम प्रेशर पे, 1 एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसे ही बोलेंगे अपन 1 कैलोरी। लिख देता हूं मैं ये। कैलोरी डिफाइन किया गया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at 1 atm pressure, at 1 atm pressure। ये डिफाइन किया गया कैलोरी को। तो जाहिर है कि अभी मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो, लेकिन वेरिएशन इतना स्मॉल होता है कि इतना स्मॉल होता है कि मान के चल सकते हैं अपन कि फेज चेंज होने तक स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट वही है ना। तो पहले स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर का बार था कि 1 कैलोरी लेंगे अपन 14.5 से 15.5 तक, लेकिन बाद में ये जो बंदिश थी हटा ली गई क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं था। तो इस चीज को आप याद रखें, नोट में लिख देता हूं मैं यहां पे कि दो स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर but its variation is so small that it may be treated as a constant
टिल फेज चेंज, जब तक कि फेज चेंज नहीं हो रही बॉडी की, तब तक आप स्पेसिफिक हीट को मान सकते हैं कांस्टेंट। तो शुरुआत में भले ये बंदिश थी कि 1 कैलोरी की जब डिफाइन करेंगे तो टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक होना चाहिए, बाद में हटा दिया गया। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने में 1 ग्राम ऑफ वाटर की जो हीट चाहिए वो है 1 कैलोरी। 49 से 50 में भी 1 कैलोरी, 80 से 81 में भी 1 कैलोरी। मतलब कभी भी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 ग्राम ऑफ वाटर होगी तो आपको हीट कितनी चाहिए होगी? 1 कैलोरी। क्लियर पॉइंट? ये कैलोरी के डिफाइन, जैसे ये पुराना डेफिनेशन है लेकिन पेपर्स में नजर अभी भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीज भी इंपॉर्टेंट जो आपको बताई मैंने, कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशनशिप आई होगा, आपको याद होगी ये चीज। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। नियरली कैलकुलेशन के पर्पज से बहुत बार ले लेते हैं अपन 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। क्लियर पॉइंट? ये रही इसकी यूनिट। अब कहानी की थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं अपन। आओ, स्पेशल कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरा। स्पेशल कंसिडरेशन, ध्यान दिया। केस फास्ट, केस फास्ट। हमने पढ़ा कि डेल्टा क्यू जो हीट एक्सचेंज है वो है एमएस डेल्टा टी, अगर स्पेसिफिक को कांस्टेंट मान के चले, जो अमूमन रहता है। अगर क्वेश्चन में ना बोले कुछ तो स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मान के चलोगे। स्पेसिफिक हीट वाटर कितनी होती है? नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूं। कहां लिखूं? कहां लिखूं? ये लिख देता हूं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट आइस की और स्टीम की, दोनों की वही रहती है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं दिख रहा हो तो सुन लो क्या बोला मैंने, नहीं दिखाई दे रहा हो नीचे तो सुन लो। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस और स्टीम की 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइए यहां पे बात करते हैं। हमने पढ़ा कि हीट एक्सचेंज जो होगी करेगी बॉडी, उसका फॉर्मूला है एमएस डेल्टा टी। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो बॉडी बाहर से हीट गेन करे तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, और या तो बॉडी हीट लूज करे, गर्म चाय की प्याली होगी तो ठंडी होगी तो हीट सराउंडिंग को प्रोवाइड करेगी। तो अगर बॉडी लूज करेगी हीट तो जाहिर टेम्परेचर फॉल होगा, बॉडी गेन करेगी हीट तो टेम्परेचर राइज होगा, है ना। तो अगर इफ टेम्परेचर राइजेस, if temperature of a body increases, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है इनिशियल से, तो डेल्टा टी पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब हो गया एम एस डेल्टा टी, मास तो पॉजिटिव होगी, स्पेसिफिक हीट भी होगी पॉजिटिव। अगर डेल्टा टी भी पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव हो गया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हीट इज गेन्ड बाय द बॉडी, हीट इज गेन्ड बाय द बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आपको अभी आना है, अभी टाइम है उसमें। थर्मोडायनेमिक्स हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी, बहुत सी चीजें रहती हैं कॉमन, लेकिन साइन कन्वेंशन में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। कुछ लोग रटते हैं, रटने की क्या जरूरत है आपको? अगर बॉडी ने हीट गेन किया है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगी, डेल्टा टी पॉजिटिव होगी तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगी। इसलिए हीट गेन के लिए हमेशा डेल्टा क्यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर हीट एक्सचेंज पॉजिटिव, डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर है कि बॉडी ने हीट गेन करी है। केस सेकंड, इसी का उल्टा तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स, डिक्रीजेस, अगर गिरे टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस तो डेल्टा टी नेगेटिव। अगर टेम्परेचर कम हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर कम है,
डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल अगर कम है तो डेल्टा टी नेगेटिव, डेल्टा टी नेगेटिव तो इसका मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव। एमएस डेल्टा टी है, अगर डेल्टा टी नेगेटिव तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। अब सोचो कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो बॉडी ने टेम्परेचर हीट गेन करा है या हीट लूज करा है? जाहिर है लूज करा है। अगर बॉडी ने हीट लूज करा है, सराउंडिंग को दे दी हीट या किसी और को दे दी, अगर बॉडी ने हीट लूज करा है तो टेम्परेचर फॉल होगा। तो डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब कि बॉडी लूजेस हीट, हीट लूज करेगी तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, हीट गेन करेगी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन के फंडे आपको बताए मैंने, थर्मोडायनेमिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उस वक्त मैं वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये उम्मीद करते हुए कि आपको याद रहेगा उस वक्त तक, है ना। तो हीट का जो साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री में हो सकता है डिफरेंट, हो है डिफरेंट, यहां पे फिजिक्स में बड़ा सिंपल स्ट्रेट फंडा चलता है कि गेन करा तो टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव। लूज करा तो टेम्परेचर गिरेगा तो डेल्टा टी नेगेटिव, डेल्टा क्यू नेगेटिव। ये दो चीजें साइन कन्वेंशन के नजरिए से बताई मैंने, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी बहुत मिलेगा आपको देखने को, हीट कैपेसिटी। अगर फास्ट हो रहा हूं मैं तो आप स्क्रीन पॉज करके पहले से नोट कर लें, उसके बाद सुने मुझे। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में बस माइनर डिफरेंस है। देखो क्या स्पेसिफिक हीट मास डिपेंडेंट है? नहीं। 1 ग्राम वाटर, कहीं से 1 ग्राम वाटर ले लो, प्योर वाटर अगर है तो उसका टेम्परेचर कभी भी बढ़ाओगे तो उसको 1 कैलोरी हीट चाहिए होगी। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि बॉडी कोई सी भी हो, मास कितनी भी हो, ये बॉडी, ये वो मेरा कैमरा जो है वो, ये बोर्ड या कोई सी भी चीज, किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगती है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन, जो भी यूनिटी टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए। देखो यहां यूनिट मास मेंशन नहीं है। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, ऐसा डिफरेंस क्या है कि स्पेसिफिक हीट में बोला था हमने कि यूनिटी से टेम्परेचर बढ़ाना और यूनिट मास का बढ़ाना, उसमें जो हीट चाहिए वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। लेकिन हीट कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि कोई सी भी बॉडी हो, कितनी भी मास हो, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो जो हीट चाहिए उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो ध्यान दो, ये m मास की बॉडी, डेल्टा क्यू हीट दी हमने इसको, और इससे टेम्परेचर बढ़ गया इसका डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी हो गया यहां से, हीट कैपेसिटी क्या अभी पढ़ा डेफिनेशन आपको मैंने अभी, कि यूनिट राइज एंड टेम्परेचर के लिए जो हीट चाहिए, तो डेल्टा टी राइज हुआ डेल्टा क्यू हीट देने से, तो यूनिट राइज के लिए कितना हीट चाहिए? सीधी सी अलजेब्रिक मेथड हो गया ना, सिंपल सा। तो डेल्टा टी राइज के लिए डेल्टा क्यू हीट चाहिए, यूनिट राइज के लिए क्या चाहिए होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी राइज के लिए डेल्टा क्यू हीट, यूनिट राइज के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को अभी हमने पढ़ा, क्या लिख सकते हैं? एमएस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं एमएस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहां से कैंसिल, ये आ गई वैल्यू m इंटू एस। तो हीट कैपेसिटी बराबर m इंटू एस। तो हीट कैपेसिटी क्या मास पर डिपेंडेंट है? जी हां, दिख रहा है वहां पे। तो हीट कैपेसिटी इट इज डिपेंडेंट ऑन मास, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। मैं अगर बोलूं आपसे कि मेरे पास 50 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम वाटर है, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? तो जाहिर है जिसका मास ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये है हीट कैपेसिटी। तो आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करें। अब इस पे बेस्ड में कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस आपको दिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े। जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए और नोट करें।
आइए अब इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। पहला, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आपको सिखाया उससे में से ही। और शो करते हैं आप। पहला सवाल कह रहे स्पेसिफिक हीट बॉडी की है अल्फा टी, टी टेम्परेचर और अल्फा है कांस्टेंट। तो इस बार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, वो एफटी है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। कह रहे हैं कि कितनी हीट चाहिए अगर बॉडी का टेम्परेचर टी से 2t बढ़ा दें या मास है बॉडी की m। तो आप इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अभी आपको पढ़ाया कि स्पेसिफिक हीट अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ms dt। बस निकाल दो, m सॉल्व कर लो, m इंटीग्रेशन के बाद स्पेसिफिक हीट जो है वो है आपका अल्फा टी dt, इनिशियल टेम्परेचर T और फाइनल टेम्परेचर 2T। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें तो आ गया m अल्फा, T का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2, लिमिट है T से 2 की। अभी रख दो तो आ गया m अल्फा, अपर लिमिट रख दे तो आ गया 2, बाहर ही निकाल देता हूं, ये 2 बाहर निकाल दिया, 2t रख दोगे तो आ गया 4t स्क्वायर, t रखोगे तो आ गया सिर्फ t स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस 3 आ गया 3, तो 3/2 m अल्फा t स्क्वायर। इतनी हीट चाहिए होगी बॉडी का टेम्परेचर t से 2t बढ़ाने में। तो कोई कमाल की चीज नहीं थी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। बस आपको जहन में ये बात रखनी थी कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, तो ms डेल्टा टी नहीं लगाएंगे अपन, यहां पे इंटीग्रल कैलकुलस की पड़ेगी, इस तरह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे, ये इमर्शन रॉड, वही सर्दियों में जिससे अपन गर्मियों में पानी वाली सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, जिससे वो रॉड डाल के, वही वाला रॉड है। 1000 वॉट का एक इमर्शन रॉड है जो एक कंटेनर में डाला हुआ है हमने, और कंटेनर में वाटर है कितना 10 kg वाटर है। बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 40 तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के बाद टेम्परेचर 10 से हो जाएगा 40, और एफिशिएंसी मान लो 80%, मतलब रॉड ने जो हीट प्रोवाइड करी वाटर को, उसका 80% वाटर को मिला और बाकी कहीं और चला गया, कहीं भी लॉस हो गया जो भी। तो टाइम पूछ रहे कितने देर के बाद, निकाल लो। मान लो आफ्टर टाइम टी, मान लिया सपोज आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, टी टाइम के बाद। तो टी टाइम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी होगी हीटर ने, पावर इंटू टाइम, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो पावर है 1000 वॉट, और टी टाइम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 1000 इंटू टी, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 80% है, मतलब इस एनर्जी का 80% ही वाटर को मिलेगा, तो इंटू 80%, 80% ऑफ 1000 टी, इतनी एनर्जी मिलेगी वाटर को जो टेम्परेचर बढ़ा देगी इसका 10 से 40। तो ms डेल्टा टी, तो m 10 kg, kg है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा इसका 4.2 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, केजी में तो वही है ना, जूल्स 4.2 जूल्स, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स। और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो गया 40 माइनस 10, ये आ गया 0.8, काट पिट कर दें, 2 0 गया यहां से, तो 80 into 10, 800 टी इज इक्वल टू, ये आ गया 42 into 30, 1260। कैलकुलेशन है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो आ गया 42 into 30, सही दिखा मैंने, तो यहां से 1 0 ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आ गई यहां से वैल्यू 126/80 सेकेंड्स। बाकी और चाहे सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई, टी टाइम में कितनी पावर एनर्जी सप्लाई करेगा हीटर, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। तो पावर 1000, माना हमें टी टाइम के बाद टेम्परेचर 10 से 40 हो गया, तो 1000 इंटू टी टाइम में इतनी एनर्जी देगा।
इसका 80% ही मिलेगा वाटर को, तो इसका 80% ही ना, 80% ऑफ ये, और ये वाटर को मिला, तो वाटर का टेम्परेचर 10 से 40 गया, तो वाटर में जो हीट एक्सचेंज एमएस डेल्टा टी से लिख दिया हमने m10 kg स्पेसिफिक हीट, क्योंकि केजी यहां पे तो कैलोरी पर ग्राम वाला यूज नहीं कर सकते, है ना, ऑप्शन में हो सकता है वो भी दे दें आपको 4.2 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी ये टाइम यहां से निकाल लिया हमने, तो कोई कमाल की चीज नहीं है। अगर आपको बेसिक फंडा मालूम है स्पेसिफिक हीट का, वैसे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा सकते हैं आप। चलिए एक दो इलस्ट्रेशंस आपको और दिखाता हूं, आप चाहे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट कर लें, हम अगले इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब आइए इन दो इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। वैसे आप ये चाहें तो खुद बना सकते हैं, कोई कमाल की चीज नहीं है। आओ स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, सेल्फ अटेम्प्ट करो, उसके बाद का पार्ट ये डिस्कस कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बुलेट है जो ब्लॉक से निकलती है, जिसमें 50% एनर्जी इसकी ब्लॉक में रह जाती हीट के फॉर्म में, तो ब्लॉक का टेम्परेचर राइज कितना होगा? कौन सी बड़ी बात है? एनर्जी लॉस्ट बाई बुलेट कितना हो जाएगा? 50% ऑफ वही हाफ mv² जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है, तो 50% ऑफ हाफ मास बुलेट की 100 अपॉन 1000, वेलोसिटी है 500। ये इतनी हाफ mv² बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, इसका 50% लूज कर दिया बुलेट ने, तो निकाल सकते हैं आप यहां से, यानी 52 जो 100 काट पिट करना है, तो ये काट दिया हमने, 2 0 यहां से, तो आ गया 1/4, 1 इंटू ये 2 2 4 इंटू 1/10, और ये आ गया 500 इंटू 500। काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, काट पिट कर लो, ये कट गया, 1 0 काट दिया, और ये आ गया यहां से 4, ये 125, तो आ गया 6250 जूल्स। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी होगी मैंने, तो 125 4 125 इंटू 5 आ गया 625 और 0। ठीक है, इतनी एनर्जी मिली ब्लॉक को, तो ब्लॉक का टेम्परेचर ऐसे निकाल दो, 6250 बराबर ms, इतनी एनर्जी मिली ब्लॉक को, तो ये बराबर ms डेल्टा टी, तो ब्लॉक का मास कितना है? 5, ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 10,000 इंटू डेल्टा टी, तो यहां से आप डेल्टा टी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाँ लेंथी कैलकुलेशन है, गुना भागी तो है, कौन सी से बड़ी चीज है, और कोई खतरनाक से कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बुलेट ने की जितनी काइनेटिक एनर्जी, उसका 50% लूज करा हमने, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका 50% गया ब्लॉक के पास, और वही इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, इसका 50% मिला है, मेरा कैलकुलेशन सही है, तो 6250 जूल्स यही ब्लॉक को मिला, तो ms डेल्टा टी, m 5 kg का ब्लॉक है, स्पेसिफिक 10,000, डेल्टा टी निकाल दो, डेल्टा टी वही राइज इन टेम्परेचर। वही कहानी यहां पर है कि दोनों ब्लॉक्स कह रहे हैं कि यहां पे सेम मटेरियल के ब्लॉक्स हैं, पहली बात, टकराने के बाद दोनों को स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं दूसरे से, ये परफेक्ट इनेलास्टिक कोलिजन है मतलब। और तो पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी लॉस हो रही होगी सिस्टम की, वो सराउंडिंग में नहीं होगी, तो सारी सिस्टम ब्लॉक एनर्जी लॉस जो है वो हीट के फॉर्म में वो ब्लॉक्स को ही मिली, वही पूछ रहे हैं कि राइज एंड टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले मोमेंटम कंजर्व कर लो, ताकि ये दोनों टकराने के बाद एक साथ हो गए 2 kg 3 kg, मान लो v स्पीड से जा रहे हैं, तो पहले आप निकाल लो कि मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया इधर 100 इंटू 2, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो -20 इंटू 3, और इज इक्वल टू 2 + 3 5 इंटू v। तो यहां से वेलोसिटी v मिल गई, आपको कितना मिल गया? 200 - 60, 200 - 60 कितना हो जाएगा? 140, 140 by 5 कितना आ गया? 28 मीटर्स पर सेकेंड। ये है फाइनल वेलोसिटी। एनर्जी लॉस्ट कितनी हो गई? एनर्जी लॉस्ट हो गई फाइनल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू 2 इंटू 100 स्क्वायर, ये इस वाले ब्लॉक की प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 20, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल में दोनों साथ में ही है, तो हाफ इंटू 5 2 प्लस 3 5 इंटू वी स्क्वायर, फाइनल स्पीड है 28। ये आ गई एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लूज हुई हीट के फॉर्म में, और वो सराउंडिंग में गई नहीं तो कहां गई, ब्लॉक्स को ही मिली। तो यही एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएगी आपका। तो जो एनर्जी मिली है यहां पे वो कैलकुलेशन कर लोगे आप यहां से, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो एम कितना 5 साथ में हो गए ना, 2 + 3 एस, स्पेसिफिक हीट कुछ दी कि नहीं उनमें, 100 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट है आपका 100 इंटू डेल्टा टी। ये सॉल्व करके यहां रख दोगे तो यहां राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मिल जाएगा आपको। ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना, कि एक स्प्रिंग है, स्ट्रेच्ड है वो, और एक एसिड में डाल दिया तो वो पिघल गई, तो एसिड का टेम्परेचर कितना राइज होगा। सोचो कि स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगी तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसको एक एसिड में डाल दिया और वो पिघल गई, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मिल गई एसिड को, वो टेम्परेचर राइज करेगी एमएस डेल्टा टी। तो ऐसे अनगिनत, या फिर एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रही हो, एक इंक्लाइन प्लेन हो जिससे ब्लॉक स्लाइड हो रही हो, तो फ्रिक्शन क्या क्या, जो वर्क डन है वो कन्वर्ट होगी हीट में। तो बोले मान लो कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो हीट में पूरी कन्वर्ट हो जाती है, तो कितना राइज इन टेम्परेचर, तो वर्क डन का फ्रिक्शन निकाल दो, इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हीट लॉस वाले, राइज इन टेम्परेचर वाले। तो आई होप कि ये सेशन स्पेसिफिक हीट वाला आपको समझ में आया होगा। हमने अभी स्टार्ट किया है, बहुत सी चीजें अभी आनी बाकी हैं। अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी लेक्चर स्किप ना करें, सिलसिलेवार तरीके से हर वीडियो को देखते जाएं। ये हर वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ स्पेशल चीजें होंगी जो आपको किताबों में शायद ना मिले, है ना। ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस की बदौलत वो चीजें डालता हूं लेक्चर्स के अंदर, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं अपने क्लासरूम्स में करता हूं। तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।